हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं एब नॉर्मल मूलर मास। तुम कहोगे भैया फिर केमिस्ट्री ने नौटंकी करना स्टार्ट कर दी है। कह रहा जैसे तैसे तो इंटरेस्ट बना था इस केमिस्ट्री में, ये फिर इसने नौटंकी एब नॉर्मल बोल के कुछ काम कर दिया है। इतना बेहतरीन तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मूलर मास निकाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा एडजस्ट करके हमने ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझ लिया है। अभी एबनॉर्मल वाली बात क्यों आने लगी है देखो। तो सबसे पहले आखिरकार मैंने तुम्हें क्या बताया है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं। कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करती हैं? तुम कहोगे भैया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन जैसे मान लो, जैसे ये रहा वाटर, तुमने KCl के लिए 10 मॉलिक्यूल्स, कितने लिए? KCl के लिए 10 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि तुमने 10 पार्टिकल्स लिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कन्फर्म? जब तुमने इसको पानी में डाला, किस में डाला? पानी में। तो मतलब हम इतना बात समझ चुके हैं, इतना तुम बात जानते हो जो KCl है वो एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब जैसे तुम इसे लिक्विड में डालोगे तो आयन से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या जानते हो? आयन से ब्रेक हो जाएगा। जैसे मान लो KCl जो है इसे लिक्विड में डालोगे तो K+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जब हम इसमें हमने डाला तो मतलब हम तो अपने हिसाब से 10 पार्टिकल्स डाल रहे हैं। जब इसमें लिक्विड में गए तो ये 10 पार्टिकल्स हो गए कितने? 20 पार्टिकल्स। अब तुम लोगों को 10 पार्टिकल्स 20 पार्टिकल्स कैसे हो गए? क्योंकि देखो ये 10 KCl है ना, इनसे 10 K+ बनेंगे और 10 Cl- बनेंगे। तो ओवरऑल तुम्हारे पास कितने आ गए पार्टिकल्स? 20 पार्टिकल्स। तो कहानी यहीं दिक्कत आने लगी है। तो आखिरकार यहीं से तुम्हें देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि अब एब नॉर्मल मूलर मास आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि एबनॉर्मल मूलर मास तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? जब कौन सा सॉल्यूशन बनता हो? इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन सा सॉल्यूशन बना? इलेक्ट्रोलाइटिक। या फिर मतलब सॉलिड, एसिड, बेस या सॉल्ट। जब सॉल्यूशन बनाओगे तुम्हें इस टाइप का दिक्कत देखने को मिलेगी। देखो तो मतलब हमें कौन कौन से 2 फैक्टर ध्यान में रखने हैं जिसकी वजह से मूलर मास की वैल्यू सही आए। देखो पहला एक जो फैक्टर है वो है कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, कि जो भी तुम सॉल्यूशन ले रहे हो वो डाइल्यूट होना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया डाइल्यूट लेने की क्या ज़रूरत है, हम कंसनट्रेटेड क्यों नहीं ले सकते हैं? कंसनट्रेटेड हम लोग इसलिए नहीं ले सकते हैं कि जो हम सॉल्यूशन में इस कंसनट्रेटेड के मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएशन करने लगते हैं। मतलब ए वाले मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाने लगते हैं। दिक्कत यहाँ आना स्टार्ट हो जाती है। तो सॉल्यूशन क्या लेना चाहिए? डाइल्यूट। मतलब जब पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे तो वो कोई बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, तो आपस में एसोसिएट नहीं हो पाएंगे। मतलब अब दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि जो सॉल्यूट हैं ना ही उन्हें मस्ट नॉट एसोसिएट होना चाहिए, ना ही डिसोसिएट होना चाहिए, ना एसोसिएट होना चाहिए। डिसोसिएट मतलब ये समझ गया, एसोसिएट मतलब ये मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक, 2 या 2 से ज़्यादा आपस में चिपक जाते हैं, या एसोसिएशन। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन, डिसोसिएशन की तुम एसोसिएशन की बात समझ गए होगे कि मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में से हट जाएंगे तो दिक्कत आने लगेगी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तुम्हें घबराना नहीं है। इसी वजह से जो आखिरकार जो डिफरेंस आ रहा है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, इसी की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है? एबनॉर्मल मूलर मास। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तुम्हारा सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अल्फा वाली जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन जो भी दिक्कत है सारे क्वेश्चन कराएंगे तो मैं बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मतलब फुल कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसके बाद तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी तक इतना रिवाइज कर लेते हैं। आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग ने पढ़ा क्या करके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जब यहाँ 10 पार्टिकल्स ले रहे हैं आखिरकार सॉल्यूशन में 20 पार्टिकल्स दिख रहे हैं।
जिसकी वजह से सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज होने वाली हैं, चाहे तुम्हारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो, सब जगह वैल्यू चेंजेस होने वाली हैं, क्योंकि सब नंबर ऑफ पार्टिकल से डिपेंड कर रहे थे। हमने देखा कि अगर दो कंडीशन ध्यान में रखनी होती हैं सॉल्यूशन के लिए। पहला कि सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड, कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट ना हो। और दूसरी जो हमें देखना वो है कि सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट या एसोसिएट, मतलब जो भी तुम सॉल्यूट पार्टिकल्स ले रहे हो ना, उसे एसोसिएशन करना चाहिए ना डिसोसिएशन करना चाहिए। डिसोसिएट मतलब होता है कि आपस में टूट जाना, एक से दो बन जाना, और एसोसिएट मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा मिलकर एक चीज़ बना देना। तो आप सबसे पहले हम यहाँ डिटेल में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एसोसिएशन। एसोसिएशन। मेरी इंग्लिश पे ज़्यादा गौर ना करना, क्योंकि इंग्लिश और भारत की स्थिति बराबर है। देखो, एसोसिएशन जहाँ ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है नॉन पोलर में। कहाँ देखने को मिलता है? नॉन पोलर सॉल्यूट जब हो तो हमें इस टाइप का एसोसिएशन देखने को मिलता है। आखिरकार एसोसिएशन में क्या होता है, टू या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में जाके चिपक जाते हैं और जिससे एक नया बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। समझे कि नहीं? देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स ए रहा, एक मॉलिक्यूल्स ए रहा, एक मॉलिक्यूल्स ए रहा और एक मॉलिक्यूल्स ए रहा, मतलब हमारे पास चार मॉलिक्यूल्स है ना। ये क्या करेंगे आपस में जाके, मतलब से इक्विलिब्रियम, ये आपस में जाके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेंगे। देखो, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। तुम्हारे हिसाब से चार पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमें क्या एक पार्टिकल्स देखने को मिल रहा है। हमें साइज वाइज से मतलब नहीं ना, नेचर से मतलब हम देखते हैं कि ये एक पार्टिकल्स, ये चार पार्टिकल्स हैं, तो देखो प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है। तो इसी देखो, अगर मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, इसका मतलब है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी, मतलब जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपन ले रहे हैं उनकी वैल्यू भी चेंज देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हम देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो मोलर मास चेंज हो जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आने को देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम तुम्हें अगर एक एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे हमारे पास है इथेनॉइक एसिड। क्या है हमारे पास? है इथेनॉइक एसिड। तो जब हमने क्या किया, इसका मोलर मास निकाला। क्या निकाला? जब इसका हमने मोलर मास निकाला तो इसका मोलर मास आया 120। कितना आया है? 120। जबकि इसका जो, अगर तुम इथेनॉइक एसिड देखोगे तो सिंपल सा क्या होता है, CH3 CO और OH, यही है ना इथेनॉइक एसिड। देखो, इसका 12 हो जाता है, इसका 3 हो जाता है, इसका 12 हो जाता है, इसका 16 32 हो जाता है, इसका 1 हो जाता है। अगर तुम इसको सबको जोड़ोगे 15 15 15 और 30, तुम्हें 60 देखने को मिलेगा। मतलब अगर तुम फॉर्मूले से इसका निकालने वाले तो उसका 60 आ रहा है, और जबकि हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल रहे तो 120 आ रहा है। तो अभी देखो, ये दोनों एक तो नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो दिक्कत आने वाली, मतलब यहाँ क्या हो गया है, एसोसिएट हो गए हैं। देखो, जैसे हम क्या देखते हैं कि जो इथेनॉइक एसिड होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे देखो, तुम्हारे हिसाब से अगर मान लो तुम इतने मॉलिक्यूल्स डालो, CH3 ऐसे लिया और ऐसे डाल दिया तुमने, देखो तुम्हारे हिसाब से एक पार्टिकल से रहा है और एक पार्टिकल्स तुम्हारे हिसाब से ए रहा है। क्या रहा है? ए रहा है। मतलब तुम्हारे हिसाब से एक पार्टिकल से है, ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब होता है आपस में एसोसिएट हो जाना है। तो ओवरऑल कितने पार्टिकल्स होंगे? ओवरऑल पार्टिकल्स बचा एक, मतलब 2 से 1 बन गया है। मतलब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए, मतलब हर चीज़ चेंज होने वाली है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि हमने बनाए हैं इतनी, ये सब आई फैक्टर के बारे में बात करेंगे। आई फैक्टर के बारे में बात करने से पहले हम लोग क्या देखना चाहते हैं, एक प्रॉपर्टी और देखना चाहते हैं जिसे बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या? डिसोसिएशन। वैसे हम लोग डिसोसिएट के बारे में पहले बात कर चुके थे, फिर भी देखो समझ लो। ये आखिरकार तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है एसिड में, बेस में या सॉल्ट में। या अब हम सीधी सिंपल सी बात क्या कहें कि जहाँ आयोनाइजेशन हो जाता है वहाँ ये वाला हमें प्रोसेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जहाँ हो जाए क्या, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में टूट जाते हैं। देखो, जैसे हमने सिंपल सा KCl लिया था कि नहीं, तुम अगर इसे को देखोगे तो किस में हो गया, K+ में हो गया और Cl- में हो गया है।
तुम्हारे हिसाब से तुमने एक पार्टिकल्स लिया है और यहाँ जाके कितने पार्टिकल्स हो गए, 2 पार्टिकल्स हो गए हैं। तुम्हें उसका कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। देखो अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ तुम्हें हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि एसोसिएशन में हमने क्या देखा है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज मतलब होता है कि जितनी भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उनकी वैल्यू में भी चेंज देखने को मिलेगा। मतलब जो कॉलिगेटिव चीज़ थी ना उनके में तुम्हें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और एसोसिएशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उनकी वैल्यू में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इन सारी परेशानी को दूर करने के लिए एक फैक्टर आया जिसका नाम है वॉन्ट्स हॉफ फैक्टर। वॉन्ट्स हॉफ फैक्टर जनरली से हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यही बहुत कुछ अपन को कैलकुलेशन सही करने में मतलब एक प्रकार का क्या है, करेक्शन है। क्या है, ये समझ लो कि एक करेक्शन है। क्योंकि जितने भी हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, हम उसमें 2 चीज़ मान के चल रहे थे कि आखिरकार ना उसमें एसोसिएशन हो रहा है और सॉल्यूशन है डाइल्यूट। मतलब बेसिकली हम बात कर रहे थे रियल मतलब आइडियल कंडीशन की। मतलब जितनी भी हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी ना 4, उनमें हम रियल सॉल्यूशन मान के चल रहे थे, आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन बात हो रही थी रियल सॉल्यूशन की। तो रियल सॉल्यूशन में एक करेक्शन किया गया जिसे बोलते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार आई क्या बताता है। आई बताता है एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन की एक्सटेंड के बारे में, मतलब कौन कितना हो रहा है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो अब हम समझते हैं कि अगर आई का फॉर्मूला क्या होता है। देखो आई का सीधा सिंपल सा तुम्हें क्या लिखना है कि नॉर्मल मूलर, देखो पहले लिख लो जो किताबों में दिया है, नॉर्मल मूलर मास है और ऑब्जर्व मूलर मास। क्या है, ऑब्जर्व मूलर मास। एग्जाम्पल समझाएंगे, बिल्कुल भी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो ये ऑब्जर्व मूलर मास क्या होता है, जो हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। मतलब जो हम भी एक्सपेरिमेंट में मेज़र करके ले रहे थे। और ये जो नॉर्मल मूलर मास ये है, ये हम देखते हैं क्या, जो जैसे मूलर मास मतलब ये सोच लो कि फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। जैसे हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इथोनिक एसिड का। तो इथोनिक एसिड का था CH3COOH। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट हम लोग जब वैल्यू निकाल के देखा तो इसका मूलर मास कितना देखने को मिल रहा था तुम्हें, 120। जबकि इसका हम फॉर्मूले से निकालते हैं मूलर मास तो कितना होता है, इसका होता है 60। तो आखिरकार आई की वैल्यू क्या होगी, 60/120 मतलब 1/2। 1/2 मतलब 0.5। अगर मान लो हम जिसमें ऑब्जर्व मूलर मास की वैल्यू कम हो जाए, इसकी वैल्यू ज़्यादा, मतलब तुम्हें हर चीज़ करेंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे, घबराओ नहीं है। तो हम एक चीज़ क्या देखते हैं कि आई की वैल्यू एसोसिएशन में 1 से कम आती है। क्या आती है, 1 से कम। देखो हमने एग्जाम्पल देख लिया कि नहीं। जबकि डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है। याद रखना, क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है कि जब हम एसोसिएट होते हैं मॉलिक्यूल्स तो आई की वैल्यू 1 से कम होती है। जब मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। और अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर है, क्योंकि शैतानी खोपड़ी दिमाग में कुछ भी आ सकता है, तो इसका मतलब है कि ना यहाँ एसोसिएशन हो रहा है एंड ना ही यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है। इस बात का भी याद रखना। तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आ रहा होगा कि भैया हम लोगों ने आई का तो देख लिया मूलर मास में, तो मेन बात है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो अब कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आप कुछ करा दीजिए। तो हम कहेंगे आई का एक फॉर्मूला और लिख लो, वो है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकाल के देख रहे हैं।
और दूसरी साइड है क्या, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो हम अपने दिमाग में एक आइडियल सिचुएशन सोच के चलते हैं। क्वेश्चन कराएंगे, हो जाएगा तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक याद रखो कि जो ऑब्जर्व वाली जो हम वैल्यू लेते हैं वो हम लेते हैं एक्सपेरिमेंटल, मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट मतलब किसी ने किया होगा उस पर निकालते हैं, जबकि ये जो निकालते हैं ये हम निकालते हैं थ्योरेटिकल, मतलब जो हम फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकालते हैं। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू, इन दोनों का आई रिलेशन है। तुम देखोगे कि यहाँ नॉर्मल ऊपर था, यहाँ नॉर्मल नीचे पहुँच गया है, यहाँ मतलब क्योंकि अगर देखोगे तो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड करती हैं किस पे, मोलर मास पे। किस पे डिपेंड करती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि अगर तुमने ये देखा होगा पाई इक्वल टू CRT, तो ये अगर हम देखते हैं कि C मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसका मोलर मास, नंबर ऑफ, देखो मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट B अपॉन मोलर मास B, तो यहाँ B, तो सिंपल से C इक्वल टू तुम्हें क्या देखने को, WB/MB, मतलब C की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MB देखने को मिल रही थी, और हम देखते हैं कि पाई की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MB हो रही थी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो तुम्हारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती हैं मोलर मास ऑफ सॉलिड पर। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार देखो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में दिया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर कहीं रिलेटिव लोबरिंग का बात करी जा रही हो, या फिर बात करी जो एलिवेशन की करी जा रही हो, कभी कही जा रही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएंगे, लेकिन क्या करते हैं हम लिख लेते हैं करेक्शन के बाद सारी चीज़ें। देखो रिलेटिव इन लोबरिंग वेपर प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ I से मल्टीप्लाई कर दो, X सॉल्यूट, पहली हो गई है। दूसरा जो करेक्शन होगा वो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसकी वैल्यू हो जाएगी I KB और M। तीसरी जो हम लोग बात करने वाले हैं डेल TF इक्वल टू I KF M, और चौथी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ICRT। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें ये वाली 4 इक्वेशन याद करने की ज़रूरत है तो तुम्हारा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो अगर मान लो I की वैल्यू 1 हो रही है, इसका मतलब सारी कंडीशन आइडियल हो रही है, मतलब वहाँ ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, और बाकी एसोसिएशन हो रहा है तो 1 से कम आएगी, डिसोसिएशन हो रहा है तो 1 से ज़्यादा आएगी। क्वेश्चन करेंगे तब और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ लेते हैं, तब जाके हम क्वेश्चन करेंगे तो अपन बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है उस क्वेश्चन को समझने की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो मैं थोड़ा दिमाग में तेज करते हैं। देखो NaCl, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी I की वैल्यू क्या होगी, तो I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी 2, क्योंकि NaCl को जब अगर तुम पानी में डिजोल्व करते हो तो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। KCl की तो मैं बता ही चुका हूँ, KCl की I की वैल्यू तुम्हें 2 देखने को मिलेगी। समझे कि नहीं। और अगर हम देखने को बात करते हैं कि MgSO4, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, 75% बच्चे इसमें गलती करते हैं। कई बच्चों के दिमाग में I की वैल्यू पता कितनी आ रही होगी, 1, 2 और 4, 6 आ रही होगी। ये 6 नहीं होगी, क्योंकि जब MgSO4 को जब तुम लिक्विड में वाटर में डालते हो तो Mg और SO4 में डिसोसिएट होता है। तो मतलब यहाँ से तुम्हें 2 पार्टिकल्स हैं, मतलब यहाँ I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू 2 होगी ना कि 6 होगी। K2SO4 अगर तुम देखते हो तो यहाँ I की वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी 3। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से तुम्हें कौन सा क्या क्या करना है। अब किसी के दिमाग में ये बात खटक गई होगी फिर कि आखिरकार 3 कब आएगी। I की वैल्यू 3 तब आती है जब ये बहुत ज़्यादा वेरी डाइल्यूट हो जाए, मतलब ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए, तभी देखने को मिलती है। अगर किसी ने 11th क्लास के कुछ टॉपिक पढ़े होंगे शायद आयनिक इक्विलिब्रियम मेथड, तब वहाँ जाके तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्यों होती है।
अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि बच्चे जो 11th क्लास पढ़ के नहीं आते हैं इस वाले टॉपिक में बहुत दिक्कत आती है। क्यों आती है दिक्कत? क्योंकि 11th क्लास उन्होंने पढ़ी नहीं और ये टॉपिक था 11th क्लास में, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ये सब। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी जितना भी कंटेंट है वो इस हिसाब से प्रिपेयर किया जा रहा है कि तुमने 11th क्लास में कुछ खास नहीं पढ़ा हुआ है। तो इस बात का हमेशा याद रखना कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा, 11th क्लास बर्बाद हो गई, हम 12th क्लास में क्या करें। तुम्हें जो भी दिक्कत, जो भी समस्या है कमेंट्स में लिखें, हर चीज़ के प्रैक्टिकली और सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखो अपन इसको अलग ही तरीके से समझेंगे, जैसे किताब में है उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले समझेंगे आखिर किस तरीके से है। तो जैसे मान लो कि हमने 10 पार्टिकल्स लिए, मान लो हमने लिए 10, मान लो 10 हमने ए बी लिए, मतलब ए बी तुम्हारे पास एक कंपाउंड हमने 10 लिया, इसको हमने लिया और पानी में हमने डाल दिए, 10 पार्टिकल्स लिए और पानी में हमने डाल दिए 10 मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या देखते हैं कि 4 ए बी क्या हो गए हैं, डिसोसिएट। क्या हो गए हैं, 4 मॉलिक्यूल्स 6 हो गए हैं डिसोसिएट, जिसकी वजह से 6 ए माइनस ए प्लस बने और 6 बने बी माइनस। और जबकि 4 ए बी नो डिसोसिएशन, मतलब नॉट चेंज, मतलब इनमें कुछ नहीं हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि इस सॉल्यूशन में देखते हैं कि 6 इसमें ए प्लस हैं, 6 इसमें बी माइनस हैं और 4 इसमें ए बी हैं। ये रही कहानी। अगर तुमसे कोई कहे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल दो, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही बताता है कि आखिरकार कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं। क्या बताता है कि आखिर कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं। देखो ऊपर लिखा जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए हैं। और यहाँ लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, मतलब इनिशियली हमने कितने पार्टिकल्स लिए थे। देखो तो इसे जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने डिसोसिएट हुए हैं, हम कहेंगे 6। इनिशियली हमने कितने लिए थे 10, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है 0.6। तो मुझे उम्मीद है कि हल्का फुल्का तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। अगर मान लो हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू है 0.4, क्या है 0.4, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम इनिशियली लेते हैं कितने, हम मतलब इनिशियली पार्टिकल्स लेते हैं, मान लेते हैं 15। तो हम तुमसे पूछ सकते हैं पता कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोशिएट हुए हैं। तुम कहोगे भैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अल्फ़ा इक्वल टू आपने कहा था डिसोशिएट और यहाँ टेकन, तो 0.4 डी अपॉन 15, इसको सॉल्व करोगे तो 15 60, तो डी की वैल्यू आई है 6। तुम कहोगे भैया 6 मॉलिक्यूल सिर्फ डिसोसिएट हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि कितने मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड रहे हैं, मतलब कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुए हैं। देखो ये 4 क्या थे, ये 4 थे अनडिसोसिएटेड। तबीयत इतनी ख़राब है कि मतलब थोड़ा दिक्कत है, इसलिए थोड़ा अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि समझो कि हमने क्या कहा कि डी की वैल्यू आ गई है 6। तो मुझे उम्मीद है इतना हल्का। हाँ अगर इसमें कोई पूछे कि कितने पार्टिकल्स डिसोसिएट नहीं हुए हैं, तो कुछ नहीं, 15 में से 6 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 9, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम वो लिख लेते हैं जो किताबों में लिखा रहता है। ये लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये रही तुम्हारे सामने सस्ती थी सिंपल सी डेफिनेशन। एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स सब्सटेंस डिसोसिएटेड। यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ लिख देते हैं डिसोसिएटेड, कि आखिरकार कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड हुए हैं। अगर मोल्स में जितनी भी जो भी दिक्कत हो तो एक बार क्या करना, मोल कॉन्सेप्ट बाय के पी सिंह सर्च करना, तुम्हें वीडियो आराम से मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स
सब्सटेंस टेकन, मतलब इनिशियली हमने कितने लिए थे। तो हम एक एग्जाम्पल की आपसे पहले समझ चुके हैं। देखो हम समझते हैं थोड़ा साइंटिफिक तरीके से। देखो एग्जाम्पल ऐसे, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, मतलब ए बी एक कंपाउंड है, इसका नाम है बाबू। हमने अपने मन से रख दिया कि तुम्हारे पास बाबू नाम का एक कंपाउंड है। इसका हम मान लेते हैं कितना है, मान लेते हैं 10 मोल। समझ रहे कि नहीं? 10 मोल हमारे पास बाबू है। पहली बात है। दूसरी बात ये है कि बाबू के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। कितने हो गए हैं? बाबू के टुकड़े हुए एम। मतलब बाबू जब हुए डिसोसिएट हुए तो ऐसे ही बनेंगे कि नहीं? तो हम क्या मान के चलते हैं कि एम आयंस में ये डिसोसिएट हो गया है आफ्टर डिसोसिएशन। देखो इतना हो गया है। तो अगर तुमसे कोई पूछे, क्या पूछ सकता है कि बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट अनडिसोसिएटेड, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स अनडिसोसिएटेड रह गए हैं। देखो तुम क्या जानते हो कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या कहता है कि आखिरकार कितने डिसोसिएट हुए हैं और आखिरकार तुमने कितने टेकन लिए थे। यही बात तो है कि नहीं? तो डिसोसिएटेड इक्वल टू कितना हो जाता है? 10 लिए हैं ना हमने, 10 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा ले लिया है। तो हमारे पास कितने बचे हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन बचे हैं। देखो इनिशियली हमारे पास 10 थे, इतने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, हमारे पास बचे 10 अल्फ़ा। इसको लिख सकते हैं 10 1 माइनस अल्फ़ा। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताओ नंबर ऑफ मोल, मतलब आखिरकार कितने आयंस फॉर्म हुए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस फॉर्म। तुम कहोगे कि बाबू बने हैं एम। देखो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात यह है। देखो जैसे मान लो ए बी था, ए एम टुकड़ों में टूट गया। जैसे मान लो ए बी, जैसे मान के चलते हैं NaCl कितनों में टूटता है? 2 में टूटता है। तो यहाँ एम की वैल्यू 2 है। इतना समझ क्या है? अब तुम्हें लगाना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस फॉर्म्ड, कि आखिरकार कितने नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड हुए हैं। देखो तो हमारे पास कितना आ गया है कि हमारे पास इतने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं। यहाँ से तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है। हमारे पास इतने हमारे पास डिसोसिएटेड कितने हैं? 10 अल्फ़ा। कन्फर्म? जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास 10 NaCl हों तो डिसोसिएट होते हैं, एम की वैल्यू यहाँ 2 आती है। और मान लो इसमें से डिसोसिएट हुए हैं 6, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं आयंस के? वो आते हैं 12। कैसे आए 12? 6 को तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाता है। समझ रहा है कि नहीं? अब देखो ये जो 6 है तुम्हारे पास, ये तो तुम्हारे पास है 10 अल्फ़ा। कन्फर्म है? कितने पार्ट में ए भी टूटा है? वो है एम। तो ये क्या रहा? ये आ गया तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, मतलब तुम्हारे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बने, जिसका हो गया 10 अल्फ़ा एम। जैसे यहाँ जो 12 थे वो 12 यही है। अभी समझेंगे, फॉर्मूले में जाएंगे। समझे कि नहीं? देखो क्या समझते हैं कि जैसे हमारे पास ए बी बाबू था, वो A1 A2 डट 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 एम AM में टूटता गया। ऐसे हम 2 मान के चलते हैं। इतना समझ में, क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर बस समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें प्रूफ समझ में आएगा कैसे किया गया है। देखो इनिशियली हमारे पास, मतलब ये आप आफ्टर जब मिक्स किया तो हमारे पास बचे हैं 10 माइनस 10 अल्फ़ा। आयंस तुम्हारे पास कितने फॉर्म हुए हैं? वो हुए हैं M अल्फ़ा, 10 M अल्फ़ा। तो हम पूछते हैं कि जो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, क्या है? कंटेनर है, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए हैं? तुम कहोगे इतने। देखो इतने तुम्हारे पास बचे हुए हैं, और जो डिसोसिएट हुए हैं उनसे बने इतने आयंस।
तो इसका मतलब तुम्हारे पास हुए हैं 10 माइनस 10 अल्फ़ा प्लस 10 एम अल्फ़ा। कन्फर्म है? 10 10 लो कॉमन 10 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एम अल्फ़ा। कन्फर्म। जैसे अगर हम समझें कि मान लो तुम्हारे पास NaCl है, इससे बनता है Na प्लस और प्लस Cl माइनस। हमें मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास ये कितने हैं, 10 हैं। 10 तुम इनिशियली ले रहे थे, इसमें से 6 टूट गए हैं, तो मतलब 4 तुम्हारे पास बचे हैं। और Na प्लस कितने ये भी 6 बना है और ये भी 6 बना हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हारे पास कितने हो गए 16। क्योंकि 4 देखो 4 तुम्हारे पास NaCl हैं, 6 तुम्हारे पास Na प्लस हैं और 6 तुम्हारे पास Cl माइनस है। ये रही मेन बात। इसी को हमने सिंबल में लिख दिया। मुझे पता है कि यहाँ दिक्कत बच्चों को अक्सर आती है। इतना हमने जान लिया है, मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म हुए हैं। अब निकालते हैं हम आई फैक्टर। कि अब तुम्हें निकालना है आई फैक्टर कितना है। देखो आई फैक्टर निकालने के लिए अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में बताएं तो यहाँ लिखते हैं ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। और नीचे लिखते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स, कि आखिरकार हमने इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे। अभी समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे देखो इनिशियली हमने लिए थे 10, कन्फर्म। और सॉल्यूशन में जाके कितने बन गए हैं 10 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एम अल्फ़ा। जैसे अगर हम इसी के हेल्प से समझते हैं तो आई की वैल्यू क्या आएगी 16/10, आई की वैल्यू आई 1.6, कन्फर्म। इसी को सेम टू सेम हम यहाँ लिखते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो गया है, इतने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में मिले हमें 10 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एम अल्फ़ा। कितने लिए थे 10, 10 से 10 कैंसिल। तो आई की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एम अल्फ़ा। अब कभी अगर पूछा जा सकता है कि तुम क्या निकालो, अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो तो अब अगर बात करते हैं अगर कभी अल्फ़ा के टर्म में वैल्यू पूछी जाए तो कुछ नहीं करना। देखो ऐसे करो, अल्फ़ा माइनस एम अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस आई, अल्फ़ा 1 माइनस एम इक्वल टू 1 माइनस आई। अल्फ़ा की वैल्यू आई है 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एम। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं आई होगी। कई बार तुम्हें इसको दूसरा भी मतलब टर्म में लिखा मिल जाएगा कि आई -1 एम -1, ये दोनों एक ही, कोई घबराने वाली तो नहीं, कोई भी एग्जाम मतलब कोई भी अलग बात नहीं है, सब एक ही है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करना है। अब हम देखते हैं कि देखो इसकी वैल्यू तुम्हें मतलब पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। और हाँ एक चीज़ और बता दें कि आई की वैल्यू वॉन्ट हाउ फैक्टर जो है वो क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये भी एक तुम्हारे पास फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना, काम आएगा। एग्जाम्पल हम सब कर डालेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि मान लो तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है ए बी टाइप का मानते हैं NaCl सबसे सही समझ में आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ, देखो m मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। क्या m मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो इससे क्या बनते हैं, इससे बनते हैं 2। तो m की वैल्यू तुम्हें क्या देखने को 2 मिलेगी। और अगर तुमसे पूछा जाए कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा इक्वल टू होगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2। तो ये आ सकता है 1 माइनस आई -1। यहाँ से जब लिखोगे तो ये हो जाएगा आई -1 अपॉन, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 1 माइनस आई, सॉरी आई -1।
थोड़ा दिमाग लगाओगे हर चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किस टाइप का एग्जाम्पल हो, जैसे मान लो CaCl2, इससे 3 पार्टिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एक Ca का बनता है और 2 बनते हैं Cl के। तो आखिरकार m की वैल्यू तुम्हें कितनी देखने को मिलेगी? m की वैल्यू देखने को मिलेगी तुम्हें 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी? i - 1 m - 1। तो i - 1 3 - 1 i - 1/2। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब सेम टू सेम हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये भी उसी की तरह आसान है, तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक बात बताएं, चाहे तुम कितने भी नंबर ऑफ मोल्स लेना, हर किसी में अल्फ़ा की इक्वेशन यही आएगी। किताबों में अक्सर 1 मोल्स के साथ दिया रहता है, बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमने इसलिए 10 मोल्स लिए ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता। देखो क्योंकि NCERT में शायद 1 मोल से लेके रखा हुआ है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। आखिरकार देखो सिंपल सी बात है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या हो सकता है कि आखिरकार कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं। देखो ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सब्सटेंस लेयर एसोसिएट हुए हैं। और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, मतलब आखिरकार हमने इनिशियली कितने नंबर ऑफ टेकन लिए थे। जैसे देखो इसी चीज़ को बड़े अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मान के चलते हैं क्या कि हमारे पास जो ए कंपाउंड है वो है 10 मोल्स। हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो ए हमारे पास कंपाउंड है वो है 10 मोल्स। और एक बात अपने दिमाग में थोड़ी सेट करके रहना, जैसे देखो कि अगर A4 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 4 A मॉलिक्यूल से मिलके A4 एक मॉलिक्यूल बनता है। अगर AN है तो इसका मतलब ये है कि A जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुई होंगे तब जाके AN बना होगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ समझते हैं। देखो हमारे पास कंपाउंड था CH3COOH। देखो इससे बनता है क्या? CH3COOH ट्वाइस। इसका मतलब है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तब जाके इसका एक बनता है। क्या बनता है? तब जाके एक बनता है। इसका मतलब ये है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे तब जाके इसका एक बनेगा। अगर यहाँ 3 बन रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए होंगे। कन्फर्म है? अगर हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ X मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर तुमसे पूछे कि बताओ यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए होंगे, तुम कहोगे भैया कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे करना है? तुम कहोगे देखो भैया 2 × X, आंसर हो जाएगा 2X। कन्फर्म कि नहीं? तुम कहोगे भैया इतने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए होंगे तब जाके X फॉर्म बना होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये क्या है? ये है एसोसिएटेड, मतलब इतने मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हुए हैं और इतने मॉलिक्यूल्स हुए हैं फॉर्म्ड। कन्फर्म? तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर्म्ड इक्वल टू, देखो फॉर्म्ड इक्वल टू एसोसिएटेड अपॉन 2। कन्फर्म है? देखो अब बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लो A4 बन रहा है तो इसका मतलब है 4 A से मिलके बन रहा है। तो अगर हम देखें कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब फॉर्म्ड इक्वल टू एसोसिएटेड अपॉन 4। कन्फर्म? अगर हम बात करते हैं कि कंपाउंड बन रहा तुम्हारे पास AN, तो ये आखिरकार इसको तुम कैसे लिखोगे? फॉर्म्ड, अगर इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, इक्वल टू एसोसिएटेड, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं अपॉन N। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस मेरे हिसाब से नहीं लगनी चाहिए। हमने क्या माना कि हमारे पास 10 मोल्स हैं। क्या हैं? 10 मोल्स हैं A। कन्फर्म है?
इतनी छोटी सी सिंपल सी बात हमने जान ली है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हुए हैं, तुम कहोगे जितने फॉर्म्ड हुए हैं उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम मान के चलते हैं कि a इनिशियली हमारे पास कितना है, a की पावर n इनिशियली हमारे पास 10 मोल्स है, a 0 था। जब ये आखिरकार ये फॉर्म्ड हुआ, मतलब एसोसिएशन होने के बाद, मतलब फाइनल स्टेज है, तो ये कितना फॉर्म्ड हो गया है, ये फॉर्म्ड हो गया है एसोसिएटेड अपॉन n। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ कितना बचा है, तुम कहोगे 10 माइनस एसोसिएटेड, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हो गए हैं उनको इसमें से घटा दो। कन्फर्म है। ये तो चलिए सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं कि अल्फ़ा में, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ लिखना होता है एसोसिएटेड कि कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं, और यहाँ लिखते हैं कि अगर इनिशियली तुमने कितने लिए थे। देखो कन्फर्म, अल्फ़ा एसोसिएटेड की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, हाँ, और देखो एसोसिएटेड अपॉन टेकन तुमने लिए हैं 10 मोल्स, तो जो तुम्हारे पास एसोसिएटेड की वैल्यू आ रही है वो हमें देखने को मिल रही है 10 अल्फ़ा एसोसिएटेड। अगर तुमसे कोई पूछे कि कितने फॉर्म्ड हुए हैं, तो फॉर्म्ड की वैल्यू आएगी कितनी, ये हो जाएगी एसोसिएटेड अपॉन n, तो एसोसिएटेड अपॉन n मतलब तुम्हारे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड हुए हैं, 10 अल्फ़ा अपॉन n। मुझे पता है कि ये वाला थोड़ा दिक्कत, ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आसानी से नहीं जाता है, पता है, घबराओ नहीं। तो आखिरकार हम क्या देखते हैं, इतना हो गया है, कंफर्म है। और एसोसिएटेड अपने पास कितने हुए, एसोसिएटेड हुए हैं अपने पास 10 अल्फ़ा, अपने पास जो फॉर्म्ड हुए हैं वो हुए हैं 10 अल्फ़ा अपॉन n, और अपने पास इनिशियली है 10 माइनस, इतने अपने पास बचे हुए हैं, इतने मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हुए हैं। तो आखिरकार तुमसे पूछा जाए कि जो सॉल्यूशन था इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तुम कहोगे कि अन एसोसिएटेड प्लस एसोसिएटेड, मतलब फॉर्म्ड, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हुए हैं। अनएसोसिएटेड अपना हमारे पास है 10 माइनस अल्फ़ा, और फॉर्म्ड हुए हैं 10 अल्फ़ा अपॉन n, तो टोटल कितने हुए 10 अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन n, तो 10 कॉमन लो, 10 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n, मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आई फैक्टर तुम कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल पार्टिकल्स टेकन। टोटल पार्टिकल्स तुमने कितने लिए थे, तुमने लिए थे 10 मोल्स। सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल्स मिलते हैं 10, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n, n से 10 से 10 कैंसिल, आई की वैल्यू आई है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n। कन्फर्म। अब तुमसे कभी कभार क्या पूछा जा सकता है कि भैया बताइए अल्फ़ा के फॉर्म में आई की रिलेशन निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है, अल्फ़ा अपॉन n 1 माइनस आई, अल्फ़ा 1 माइनस 1 अपॉन n 1 माइनस आई, अल्फ़ा की वैल्यू आई है 1 माइनस आई 1 माइनस 1 अपॉन n, क्या आई है, अल्फ़ा इक्वल टू आई है 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस अपॉन n। कभी कभार तुम्हें इसमें घुमा के मिल जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू कुछ नहीं, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दो, आई माइनस 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन n माइनस 1। ये दोनों इक्वेशन एक ही, कोई घबराने वाली बात नहीं, यहाँ का वहाँ हमने मतलब चेंज किए हैं और एक ही बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें एसोसिएशन वाला थोड़ा कठिन लगा होगा, पता है बेटा, घबराओ नहीं, मुझे भी पता है कि ये वाला बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि देखो हर चीज़ देख लो, देखते जाओ देखते जाओ। जो मेन जो तुम्हें दिमाग लगाना था वो यहाँ लगाना था कि जो फॉर्म्ड वैल्यू है वो इतने नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट हुए हैं अपॉन n, मतलब कितने की ग्रुपिंग हो रही थी। अगर हम मान के चलते हैं कि A5 तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, A5 एसोसिएट होके बन रहा है, इसके तुम्हारे पास हैं 7 मॉलिक्यूल्स, तो आखिरकार तुम्हें पता लगाना हो कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हों। तो वो फॉर्म्ड हुए हैं 7, एसोसिएट की तुम्हें पता लगानी थी, ग्रुपिंग कितनी थी 5 की, तो मतलब एसोसिएटेड की पता वैल्यू कितनी आ जाएगी, एसोसिएटेड लिखा है एसोसिएटेड की वैल्यू आ जाएगी 7 × 5। मतलब जब 35 ए मॉलिक्यूल्स मिले हुए होंगे तब जाके A5 के 7 मॉलिक्यूल्स बने हुए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। बाकी कहानी तो फिर चलती जाओगे, तुम्हें हर चीज़ समझ में आती जाएगी। तो थोड़ा मुझे पता है कि थोड़ा कठिन हो गया है, क्या करें, लेकिन फिर भी एक NCERT का क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें भी लगे क्वेश्चन करा दिया है। वैसे यहाँ तक दिमाग खप जाता है, पता है, परेशान हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, इसी खुशी में हम NCERT क्वेश्चन करते हैं। NCERT क्वेश्चन रीड कर लो। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड फलाना ढिकाना ढिमकाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फलाना ढिकाना ढिमकाना, मोलर डिप्रेशन फलाना ढिकाना, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट इज डिफर इट्स डाइमर। डाइमर मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स का 2 का बनने वाला है, समझते हैं। देखो क्वेश्चन रीड कर लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आखिरकार समझोगे आखिरकार हमें क्या क्या निकालना है। देखो सबसे पहले समझोगे कि इसमें सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। सॉल्वेंट मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, 25 ग्राम है बेंजीन। बेंजीन का हम सिंबल बना लेते हैं। देखो 25 ग्राम बेंजीन है। और सॉल्यूट तुम्हारे पास क्या है, सॉल्यूट तुम्हारे पास वो है बेंजोइक एसिड, वो है 2 ग्राम। बेंजोइक C6H5COOH। और डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तुम्हें वैल्यू मिल रही है, डेल TF की वैल्यू देखने को मिल रही है 1.62 केल्विन, मतलब इतने टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिला। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ इतना है, मतलब मोलर की वैल्यू इतनी है तुम्हारे पास, मतलब KF की वैल्यू तुम्हारे पास वो दी रखी है, उन्होंने NCERT में दे रखी है, वो है 4.9 केल्विन kg पर मोल। यहाँ तक कोई व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड, देखो इतना हमने सिंपल सी बात निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकालना, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, MB की वैल्यू निकालेंगे, मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का। तो सारी वैल्यू 4.9 × 2 × 1000 अपॉन 6 पॉइंट। देखो इसको बार बार समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैल्यू रखोगे सब कुछ आ जाएगा। MB की वैल्यू हम वही निकालें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से। तो तुम्हें देखने को मिलेगा, देखो KF W 1000 अपॉन डेल TF × WA, इसी के फॉर्मूले में रखे तो हमने देखी है 241.98 ग्राम पर मोल। कन्फर्म है, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये आ रहा है हमारे पास ऑब्जर्व मतलब जो हमने निकाला है। अब हम क्या जानते हैं कि इसका नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। नॉर्मल मोलर मास मतलब जो हम सिंपल से फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो C6H5COOH, इसका मोलर मास निकालो। कार्बन 17 है 12, हाइड्रोजन 6 है × 1 और ऑक्सीजन तुम्हारे पास 2 हैं 16 × 2। तो इसका तुम ओवरऑल आंसर निकालोगे 112 ग्राम पर मोल। एक चीज़ तुम्हें देखने को मिल रही है कि नहीं, ये 122 है 241 है, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ डिफरेंस आने वाला, कुछ ना कुछ तो यहाँ हुआ है। अब वही देखना कि आखिरकार हुआ क्या। इन्होंने कहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो तब जाके उसका डाइमर फॉर्म होता है। डाइमर मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन से एक पॉलीमर बने। सो C6 मतलब यहाँ हो रहा है एसोसिएशन, C00H C6H5COOH अपॉन 2। कन्फर्म है। हम मान के क्या चलते हैं, इनिशियली हमने मान लिया कि इसके हमारे पास है 1 मोल। हमें मान के चलते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो है अल्फ़ा, और इनिशियली हम इसकी कंसंट्रेशन मानते हैं 1। तुम चाहे 1 मानो, 7 मानो, 10 मानो, कोई मानो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
तो मतलब इनिशियली इसकी थी 1 मोल, इसकी इनिशियली थी 0। 1 माइनस एसोसिएटेड हुआ होगा तो उसकी वैल्यू आएगी अल्फ़ा। क्योंकि जितने तुम यहाँ लोगे वहाँ यहाँ 1 होगा, 1 अल्फ़ा, और इसके आखिरकार फॉर्म होंगे वो होंगे अल्फ़ा अपॉन 2। क्यों, क्या होता है कि जितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हों और अपॉन कितने मॉलिक्यूल्स की ग्रुपिंग से बना हुआ था 2। कन्फर्म है? देखो इतना हो गया है। आखिरकार तुमसे पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन ये है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2। मतलब तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहे इतने। कन्फर्म है? और अब हम क्या जानते हैं? आई फैक्टर। आई फैक्टर हम लोग इस तरीके से जानते हैं, आई फैक्टर इक्वल टू नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब जो हमने कॉपी में मतलब ये जो सॉल्व किया है। नॉर्मल इसका कितना होता है? वो होता है 122 मोलर मास, और हमें कितने देखने और 41.98। तो आई की वैल्यू तुम्हें कितनी देखने को मिलेगी? आई 504। कन्फर्म? इतना बात कन्फर्म हो गई होगी। देखो तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है। अब निकाला नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने क्या निकाला है? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2। 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2, इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। देखो ये क्या थे? ये थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो आई की तुम्हारे पास एक इक्वेशन और होती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए थे? तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। इनिशियली हमने कितने मोल्स लिए थे? हमने 1 मोल्स लिए थे। तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। आई की वैल्यू तुम्हारे पास है 5.04। 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू तुम्हें ईजिली देखने को मिल जाएगी 1.504। अल्फ़ा इक्वल टू आएगी 2 1। इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा, वो आएगा -0। नहीं यार, अल्फ़ा इक्वल टू आएगा 2 × 0.496। अल्फ़ा की वैल्यू तुम मल्टीप्लिकेशन करके लाओगे तो आएगी 0.992। ए क्या है? ए है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी है? वो होती है 99.2%। मतलब जो बेंजोइक एसिड होता है ना वो लगभग 100% ही एसोसिएट हो जाता है। अगर और भी डिटेल में समझना है तो तुम क्या करो, एक बार 11th क्लास का देखोगे तो वैसे देखो नहीं तो ज़्यादा सही है। अगर 12th क्लास की जनरली प्रिपरेशन कर रहे हो इतना पर्याप्त है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर दिक्कत आ रही होगी मोल्स में आ रही होगी। मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी है? इतनी है 99.2%। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे पता है कि थोड़ा एसोसिएशन वाले में तुम्हें परेशानी आई होगी, पता है, लेकिन उसे बार बार देखोगे समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी तरीके से कोशिश करिए समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।